हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे, पढ़ाई आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। एक बार मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। जितने क्वेश्चन अभी तक हमने किए वो सारे आपने अच्छे से कर लिए हैं, रिवीजन आप लोग कर रहे हैं या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, देखिए क्लास 12th मैथ संबंध एवं फलन ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था और प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 8 तक हम पहुंच चुके हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 तक सारे ही क्वेश्चन हमने आपको बहुत ही बेसिक तरीके से कंप्लीट करवा दिए हैं। आज हमारा पार्ट 6 होने वाला है और आज हम क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 एंड 12 को सॉल्व करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, और इसके पहले जितने भी लेक्चर्स हमने लिए हैं, जितनी क्लासेस आपके लिए बनाई हुई हैं, सारी क्लासेस की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो हमारा सजेशन रहेगा कि आप उनको देख लीजिए, तभी आपको आगे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, चलिए तो हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछ रहा है कि सिद्ध कीजिए समुच्चय ए बराबर x बिलोंग टू z 0 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 12 में दिए गए निम्नलिखित संबंधों R में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। देखो एक समुच्चय आपको दिया है और दो संबंध यहाँ पर दिए गए हैं। दोनों संबंध में आपको ये बताना है कि ये तुल्यता संबंध है। तुल्यता का मतलब होता है इनमें तीनों संबंध लागू होंगे, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। तो सबसे पहले हम देखते हैं संबंध नंबर फर्स्ट। पहला सवाल देखते हैं बेटा, आपको दिया है a बराबर x, ए में एक अवयव x है जो कि बिलोंग कर रहा है z। z मतलब होता है बेटा पूर्णांक। पूर्णांक मतलब जितनी भी प्लस वाली संख्या होती हैं, जितनी भी माइनस वाली संख्याएं होती हैं और साथ में जीरो, सारी संख्याएं मिलकर पूर्णांक बनाती हैं। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि भाई x बिलोंग कर रहा है z को, वो तो ठीक है, लेकिन x का मान आपको जीरो रखना है या फिर जीरो से बड़ा रखना है। साथ ही साथ आप 12 रख सकते हैं और 12 से छोटा रख सकते हैं, इससे बड़ा नहीं रख सकते। x का मान 0 और 12 को मिलाते हुए इनके बीच में जितने भी अंक आएंगे वो सारी चीजें रख सकते हैं, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं रख सकते। ये इन्होंने दे दिया। ठीक है, चलिए भाई, तो a बराबर हम इसको रोस्टर रूप में भी लिख लेते हैं। x की जगह आप 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, ये सारी चीजें आप रख सकते हैं। अब संबंध फर्स्ट आपसे क्या बोल रहा है, देखिएगा r बराबर आपको दिया है a, b सच दैट a और b इस प्रकार हैं कि a माइनस b 4 का एक गुणज है। 4 का एक गुणज है, ये आपको दिया हुआ है भाई, और हमें ये बताना है कि ये संबंध तुल्यता होगा। देखो मॉड ऑफ a माइनस बी का मतलब होता है a माइनस बी का जो अंतर होगा उसका धनात्मक हमको लेना है। ये जो मॉड लगा है ना बेटा, ये जो मॉड आप देख रहे हैं इसको हम मापांक पढ़ते हैं और इसका जो भी मान आता है वो प्लस में आता है, माइनस में कभी नहीं आता। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए हम लिखते हैं यदि a belongs to R for all a belongs to कैपिटल A। अब यहाँ पे देखो, अगर आप a माइनस बी 4 का एक गुणज आपको बनाना है तो आप a और b की जगह क्या क्या रख सकते हैं। a और b की जगह आप 0 से लेके 12 कुछ भी रख सकते हैं। तो देखो 0 माइनस 0 करोगे 0 आएगा, 0 क्या है 4 का एक गुणज है। ऐसे ही आप 1 माइनस 1 करोगे 0 आएगा, 0 का गुणा क्या होता है, 0 किसका गुणज होता है, 4 का गुणज होता है। 0 हर एक संख्या का गुणज होता है। ठीक है, ऐसे ही आप इन 12 तक के अंकों में से स्वयं को घटाओगे, है ना, तो आप लिखेंगे 1 माइनस 1 मॉड ऑफ 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, जो कि 4 का गुणज है, जो कि 4 का गुणज है। इसी प्रकार एक उदाहरण लिखा है हमने, आप 12 माइनस 12 लिख सकते हैं, 11 माइनस 11 लिख सकते हैं, 10 माइनस 10, 0 से 12 तक कोई सा भी उदाहरण दे सकते हैं केवल समझाने के लिए। तो हम लिखेंगे कि भाई 1,1 बिलोंग्स टू R फॉर ऑल 1 बिलोंग्स टू A, अतः R स्वतुल्य है। अतः R स्वतुल्य
है। ठीक है भाई, ये स्वतुल्य हो गया। दूसरा बच्चों हम देखेंगे सम्मित संबंध। तो यहां पर आप देखिए सम्मित, सम्मित की कंडीशन हम लिखते हैं बेटा, यदि ए कोमा बी ये दोनों आर में हैं तो हमें देखना पड़ता है कि बी कोमा ए ये भी आर में होने चाहिए फॉर ऑल ए कोमा भी ये समुच्चय ए के अवयव होने चाहिए। अब यहां पर ए है और ए में आपको क्या दिया है 0 से 12 तक। ठीक है, ये वाला ए हो गया। अब सुनो, यहां पर अगर हम देखें कि भाई 2,4 बिलोंग्स टू आर, या पहले आप इसको ऐसा लिख लो। देखो अगर आप मॉड ऑफ 2 माइनस 4 निकालेंगे बेटा, 2 में से 4 घटाओगे माइनस का 2 आएगा, माइनस के 2 का मापांक प्लस का 2 होगा। अब एक मिनट ये गड़बड़ हो गया, एक मिनट देखना बेटा। अगर आप लिखें बेटा कि 2 माइनस 6 का मापांक बराबर क्या आएगा 4 आएगा ना बेटा, 2 में से 6 घटाओगे माइनस का 4 आएगा, माइनस के 4 का जो मापांक होता है वो प्लस का 4 होता है। ठीक है, अब माइनस 4 क्या है, 4 का एक गुणज है, 4 क्या है 4 का एक गुणज है, मतलब ये आपको ये जो है आर में मिल रहा है, संबंध आर को फॉलो कर रहा है। तो हम लिखेंगे कि 2,6 बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल जो 2 और 6 हमने लिए हैं ये बिलोंग कर रहे हैं समुच्चय ए को। अब हमें ये देखना पड़ेगा क्या 6,2 भी संबंध आर को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए हम इस बार लेंगे 6 माइनस 2। देखो भाई 6 में से 2 घटाओगे बेटा प्लस के 4 आएंगे और प्लस के 4 का मापांक प्लस के 4 ही होता है, तो यहाँ पर आपका जाएगा 4। ठीक है, अब हम लिखेंगे कि भाई 6,2 ये संबंध आर को फॉलो कर रहे हैं, जहां पे 6,2 दोनों ही सेट ए में हमें मिल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, हम लास्ट लाइन लिखेंगे, अतः 2,6 बिलोंग्स टू आर एवं 6,2 बिलोंग्स टू आर, अतः नीचे लिख दूं, अतः आर सम्मित है, अतः आर सम्मित है। ठीक है भाई, तो ये संबंध सम्मित भी हो गया स्वतुल्य भी हो गया। अब हमें देखना है ये संक्रामक है या नहीं। इसके लिए हम चलते हैं अगले पेज पर। देखना बेटा, संक्रामक की कंडीशन हम क्या लिखेंगे, संक्रामक। आप लोगों से रिक्वेस्ट हमारी रहेगी, अगर आपको हमारी जो स्टडी है, जो क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं वो समझ में आते हैं, अच्छा लगता है वीडियो देखना, आपको हेल्प मिलती है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें आप। ठीक है, अब संक्रामक की कंडीशन हम क्या लिखेंगे कि यदि ए कोमा बी संबंध आर में है तथा वी कोमा सी संबंध आर में है, तो हमें चेक करना पड़ेगा ए कोमा सी ये भी आर में होना चाहिए फॉर ऑल ए बी सी ये तीनों ही समुच्चय ए में होना चाहिए। बात समझे? अब सुनना बेटा, यहां पे देख लो आप, हमारे पास संबंध समुच्चय क्या है, देखो 0 से 12 तक आपको लेना है। तो देखो अगर आप 2 में से 6 4 को, चलो मैं यहां लिख के ही बताता हूं, ऐसे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो आप इतना ध्यान रखना कि भाई ए कोमा बी की जगह, ए और बी की जगह आप 0 से 12 तक कुछ भी ले सकते हैं। देखना बेटा, अगर आप 2 माइनस 6 करते हैं, 2 माइनस 6 करते हैं तो इसका मापांक कितना आता है बेटा 4 आता है, और 4 4 का गुणज होता है। ठीक है, यानी 2,6 इससे क्या सिद्ध हुआ, इससे सिद्ध हुआ कि 2,6 जो है ये संबंध आर में मिल रहा है। दूसरा हमने लिया 6,10, दूसरा हमने बेटा क्या लिया 6,10। अगर आप 6 में से 10 को घटाओगे माइनस का 4 आएगा, मापांक निकालेंगे तो प्लस का 4 आएगा, तो 4 भी 4 का क्या होता है गुणज होता है। ठीक है भाई, अब देखना, हमने देखा बेटा कि 2,6 जो है आर में है, फिर हमने देखा 6,10 ये भी आर में आ रहा है, तब हमें देखना पड़ेगा ये 6 छोड़ के 2,10 आर में है या नहीं, 2,10 ये आर को फॉलो कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे आप देखना बेटा, यहाँ तो हम लिख देंगे 6,10 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अब हम देखेंगे कि भाई 2,10 2 माइनस 10 करके देखेंगे, 2 माइनस 10 आपने किया तो इसका जो मापांक आएगा बेटा कितना आएगा 8, 2 में से 10 घटाओगे 8 आएगा,
मापांक हटाओगे प्लस का आएगा। 8 भी क्या होता है बेटा, 4 का गुणज होता है, मतलब ये संबंध आर को फॉलो कर रहा है। तो हम यहां लिखेंगे 2,10 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि भाई 2,6 ये आर में है तथा 6,10 ये भी आर को फॉलो कर रहा है एवं 2,6 ये भी आर को फॉलो कर रहा है। फॉर ऑल 2, 6, 10 ये तीनों ही समुच्चय ए के अवयव हैं। मतलब हम कह सकते हैं अतः आर बेटा संक्रामक हो गया। क्या हो गया, अतः आर संक्रामक है। तीनों ही मिल गए तो ये संक्रामक हो गया। अब देखो ऐसा संबंध जो स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों हो उसको हम तुल्यता संबंध कहते हैं। तो हम लिखेंगे अतः आर तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। ये तो क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट कंप्लीट हुआ। चलिए देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। देखिए इसमें आपको आर बराबर दिया है a, v, a इक्वल b। अब यहां पर मजेदार बात यह है कि आपको b और a दोनों को बराबर रखना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको तो हम 2 मिनट में उड़ा देंगे बिल्कुल। देखिएगा सबसे पहले तो आप a लिख लें बेटा। a को हम सीधा यहाँ पर सारणीबद्ध रूप में लिखेंगे। a में हमने अभी क्या लिखा था, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट करके यहाँ हमने 12 तक लिया था बेटा, सीधा लिख दिया मैंने। ठीक है, अब r देखो आप, आर में आपको क्या दे रखा है, आर में दिया है a, b जो कि इस प्रकार है कि a बराबर b, a और b को आपको बराबर रखना है। ऐसे सारे अवयवों के क्रमित युग्म संबंध आर में आ जाएंगे। तो आर में बेसिकली आएगा क्या, आप वो देख लीजिए बच्चों। आर में आपका क्या क्या आ जाएगा बेटा, 1,1 आ जाएगा, 2,2 आ जाएगा, 3,3 आ जाएगा। ऐसे ही करके आपका 12,12 तक सारे अवयव आर में आ जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं ये चीज आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि आर स्वतुल्य, सममित, संक्रामक है कि नहीं। देखो स्वतुल्य तो है, स्पष्ट ही दिख रहा है कि 1, 1, 2, 2, 3, 3, 12, 12 ये सारी चीजें आ रही हैं। तो स्वतुल्य तो है ही, एकदम से दिख गया हमें। हम लिखेंगे नंबर 1 स्वतुल्य। स्वतुल्य में आप लिखेंगे कि भाई a, आर में है फॉर ऑल a बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो हम लिखेंगे भाई 1,1 से लेके 12,12 बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल 1, 2 से लेके 12 तक सभी अवयव ए में हैं। अतः आर स्वतुल्य है, अतः आर स्वतुल्य है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको लिखना है, स्वतुल्य है। बात समझे। दूसरा आप लिखेंगे भाई सममित। नंबर बी या नंबर 2 आप लिखें बेटा सममित। सममित में हम लिखते हैं कि यदि a, b बिलोंग्स टू आर तो हम चेक करेंगे v, a भी आर में है फॉर ऑल a, v यहाँ पे कोष्टक नहीं लगाना है, ये समुच्चय a के अवयव है। अब यहां पर आप देखिएगा हमें 1 का संबंध 1 से मिल रहा है, 2 का संबंध 2 से मिल रहा है, 3 का 3 से, 12 का 12 से। अब अगर सममित के लिए हम क्या देखते हैं कि भाई 1 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध किसी और से होता या 1 का संबंध 2 से होता तो 2 का संबंध हम 1 से देखते तो वो सममित होता। अब यहां देखना बेटा, x की जगह अगर आपने 1 रखा तो y की जगह क्या रखेंगे 1, x की जगह y रखेंगे तो भी क्या आएगा 1,1, y x लिख लो या x y लिख लो, आएगा तो 1,1, 2,2 ही है ना, x और y बराबर है ना। तो यहां पर हम सीधा डायरेक्ट लिखेंगे कि भाई a, b बिलोंग्स टू r जहां a बराबर क्या है b है। और यहां पे आप लिख सकते हैं b, a बिलोंग्स टू r जहां a बराबर क्या है b। मतलब a, b भी r में है, b, a भी r में है। तो हम लिख सकते हैं अतः r सममित है। बस इसमें और कुछ नहीं लिखना आपको, अतः r सममित है। उदाहरण के लिए चाहे तो आप लिख दें कि भाई 1,1 बिलोंग्स टू r, दोबारा से आप वही चीज लिखेंगे 1,1 बिलोंग्स टू r, क्योंकि a और b दोनों बराबर ही है ना भाई, तो लिखने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से, चाहे तो आप लिख भी देना। ठीक है, तो ये सममित हो गया। तीसरी चीज हमें देखना है संक्रामक संबंध। तो यहां पर हम देख लेते हैं भाई संक्रामक।
देखना बेटा, संक्रामक की कंडीशन लिखना है सबसे महत्वपूर्ण, एक नंबर तो यही मिल जाएगा। कंडीशन लिख दो भाई कि भाई यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तथा वी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो हमें चेक करना पड़ेगा ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। अब यहां पर भी माजरा क्या है, देखो थोड़ा सा हम बैक चलते हैं। संक्रामक की को चेक करने की आवश्यकता तब होती है जब जैसे कि 1 का संबंध 2 से है और 2 का किसी और से होता, तो फिर 1 का हम उस और वाले अवयव से चेक करते, जबकि यहाँ ऐसा कुछ माजरा ही नहीं। यहाँ तो डायरेक्ट 1 1 2 2 3 3 4 4 ये दिया है और इसमें संक्रामक चेक करने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट हम संक्रामक ही इसको मानते हैं। तो यहाँ पे आप सीधा इसको समझाने के लिए खाली लिखेंगे कि भाई आप लिखेंगे बेटा ए कॉमा वी belongs to R, V comma C belongs to R एंड आप लिखेंगे A comma C belongs to R। क्यों लिखेंगे देखना बेटा, A comma B belong R को कर रहा है, इसका मतलब हुआ A और B बराबर हैं, और B comma C R को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ B और C भी बराबर हैं। और अब देखना बेटा, यहां पे लिख देंगे हम इसलिए, देखना इस चीज को समझो, बहुत अच्छी बात है ये। ए और बी आर को बिलोंग कर रहा है क्योंकि ए और बी आपस में बराबर हैं। बी कोमा सी आर को बिलोंग करेगा क्योंकि बी और सी बराबर हैं। अब देखना बेटा, ए बराबर क्या है बी और बी बराबर क्या है सी, तो ए बराबर भी क्या हो जाएगा सी, इस बी की जगह आप क्या रख देंगे ए, तो ए बराबर भी क्या आ जाएगा सी। हमने लिखा ए कोमा सी बिलोंग टू आर, क्यों, क्योंकि ए बराबर है सी। बात समझे, तो हम लिखेंगे कि भाई ए अतः आर संक्रामक है, सीधा लिखो अतः आर संक्रामक है, संक्रामक है। ये हो गया आपका तुल्यता संबंध। तो हम लिखेंगे इस प्रकार आर एक तुल्यता संबंध है, इस प्रकार आर तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 9 यहां पर आपका कंप्लीट होता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो भाई एक ही रिक्वेस्ट आपसे रहती है कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें अपने बाकी मित्रों के साथ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10। ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो नंबर 1 आपसे पूछ रहा है सम्मित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो ना ही संक्रामक हो, संक्रामक हो परंतु ना स्वतुल्य हो ना ही सम्मित हो, स्वतुल्य सम्मित हो संक्रामक ना हो, स्वतुल्य संक्रामक हो किंतु सम्मित ना हो, और सम्मित तथा संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य ना हो। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत शानदार है अपने आप में, तो इसको हम एक एक करके समझते हैं। 5 क्वेश्चन है, 5 के 5 क्वेश्चन यहां पर करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे क्या बोल रहा है, सम्मित हो परंतु स्वतुल्य ना हो और ना ही संक्रामक हो। अब अगर आपने प्रश्न क्रमांक 6 इसका देखा है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, तो प्रश्न क्रमांक 6 में आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6 को आप पढ़ेंगे तो आपको दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3, यानी आपको समुच्चय दिया गया है बेटा, क्या समुच्चय आपको दिया गया है 1 2 3। ठीक है भाई, ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए प्रश्न क्रमांक 6 लिया, आपका आंसर यहां से स्टार्ट होगा, समझना ध्यान से। और इसमें जो आर है बच्चों, आर में आपको क्या दिया है, आर में दिया है 1 2 एंड 2 1 2 1। तो देखने से ही पता चल रहा है भाई 1 2 है, 2 1 है, ए बी है, बी ए है, मतलब सम्मित है, ना स्वतुल्य ना ही संक्रामक। केवल आपको लिखना है, तो आप लिख सकते हैं। अगर आपको लिखना नहीं आता तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग एक बार देख लें। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन दिखेंगे, जो कि मैंने आपको इससे पिछले वाले पार्ट में करवाया था, लगभग पार्ट नंबर 5 आप इस संबंध एवं फलन का देख लें, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी आपको वीडियो मिल जाएगी, वहां से जाके तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सॉल्यूशन है वो आप इसमें लिख देंगे, आपका फर्स्ट आंसर कंप्लीट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 10 का। क्लियर। अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, संक्रामक हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना ही सम्मित हो। क्या पूछ रहा है, संक्रामक हो परंतु ना स्वतुल्य हो ना ही सम्मित हो। चलो देखते हैं भाई, इसके लिए हम एक उदाहरण लेंगे बेटा। इसके लिए आप लिखेंगे वास्तविक, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय, वास्तविक संख्याओं
कि समुच्चय R पर परिभाषित संबंध R, परिभाषित संबंध R। अब देखना किस प्रकार से परिभाषित संबंध R है। संबंध R बराबर क्या लिखा है इन्होंने, A, B सच दैट A लेस देन V, A लेस देन V। ये बोला ना तो स्वतुल्य है ना ही सममित है, लेकिन वो क्या है, वो संक्रामक है। तो यहाँ पर वास्तविक संख्याओं में कोई सी भी संख्याएं आ सकती हैं, प्लस वाली, माइनस वाली, पॉइंट वाली, वटी वाली, कोई सी भी संख्याएं। ठीक है, अब आपको ए और बी के रूप में दो ऐसी संख्याएं आर में लेनी है जिसमें ए का मान बी के मान से छोटा हो। ठीक है भाई, तो देखना अब हम चेक करते हैं स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए हम क्या लिखते हैं, स्वतुल्य के लिए लिखते हैं बेटा कि A, बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। अब देखना भाई, अगर आप 1, 1 लेंगे तो कोई भी संख्या स्वयं से छोटी हो सकता है क्या, नहीं हो सकती भाई। 1 के बराबर होगा, छोटा थोड़ी होगा। तो यहाँ ये लिख रहा है कि भाई A B से छोटा होना चाहिए। यहाँ पर A का मान 1 है, B का मान भी 1 है, तो क्या 1 से छोटा है, नहीं है। तो 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल, जबकि A जो है वो वास्तविक संख्याओं में से ही एक है। A समुच्चय A को पर जो है फॉलो कर रहा है, बिलोंग्स कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये फॉलो नहीं कर रहा, तो हम क्या लिखेंगे, अतः आर स्वतुल्य नहीं है, नहीं है। ठीक है भाई, पहली कंडीशन तो फिक्स हो गई कि स्वतुल्य नहीं है। अब हमें ये देखना है सममित भी ना हो लेकिन संक्रामक हो, तो सममित चेक करो इसको। सममित के लिए पहले तो आप लिखो कंडीशन। सममित के लिए क्या होता है बेटा कि यदि A, B ये R में है तो V, A ये भी बेटा R में होना चाहिए। ठीक है, और A और B दोनों ही समुच्चय A के अवयव होने चाहिए। ठीक, अब देखना यहाँ पे अगर हम देखें कि भाई 1, 2 ये तो R में है, यानी एक छोटा है 2 से, ये तो बात सही है। मतलब ये 1, 2 में जो रिलेशन है वो संबंध R को फॉलो कर रहा है। लेकिन 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 2, 1 ये R को फॉलो नहीं कर रहा भाई। संबंध R ये कह रहा है कि A B से छोटा होना चाहिए। तो 1, 2 में तो A B से छोटा है, 1 2 से छोटा है, लेकिन 2, 1 में 2 1 से छोटा नहीं है, फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब सम्मित नहीं है। तो हम लिखेंगे अतः R सम्मित नहीं है भाई, सम्मित नहीं है। तीसरी चीज देखो भाई, हाँ एक चीज और मेरी आप सुन लें, अगर आपको क्वेश्चन 1 नंबर में आ जाए ना बेटा, तो आपको केवल इतना लिखना है, तो आपको केवल इतना लिखना है, यहां तक काम खत्म। फिर आपको सिद्ध करके नहीं बताना। क्वेश्चन 4 या 3 या 2 नंबर का है तब आपको पूरा डिटेल में लिखना है। ठीक है भाई, अगर 1 नंबर में आएगा तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं। देखना यहां पर हम देखेंगे संक्रामक। संक्रामक आपसे बोलता है कि भाई यदि ए और बी संबंध आर के हैं तथा बी और सी भी संबंध आर में हैं, तो हमें चेक करना है कि ए और सी भी आर में है या नहीं, और फॉर ऑल ए बी सी तीनों ही ए में होने चाहिए। अब यहाँ पे देखो भाई 1, 2 आर को फॉलो कर रहा है क्योंकि 1 2 से छोटा होता है। दूसरा हमने लिखा तथा 2, 3 ये भी भाई आर को फॉलो कर रहा है ना, 2 3 से छोटा होता है। अब देखो भाई 1 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 3 से है, तो हम चेक करते हैं क्या 1 का संबंध 3 से होगा। संबंध क्या 1 3 से छोटा है क्या, बिल्कुल है सर। तो हम लिखेंगे एवं 1, 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। 1, 3 भी आर को फॉलो कर रहा है, मतलब ये संक्रामक है। तो हम लिखेंगे अतः आर संक्रामक है, संक्रामक है। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। हालांकि इसको पूरा प्रूव करके मैंने दिखाया, आप चाहें तो केवल इतना लिख सकते हैं, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, स्वतुल्य सम्मित हो किंतु संक्रामक ना हो। स्वतुल्य सम्मित हो संक्रामक ना हो, यहां पर देखना भाई, मैं थोड़ा शॉर्ट में करूंगा इसको।
एक समुच्चय ले लो आप A बराबर, अभी अब इसमें ले लें आप 1 2 और 3। R में आप क्या क्या लेंगे? R में आपको ऐसे क्रमित युग्म लेने हैं जिनमें स्वतुल्य सममित हो, स्वतुल्य तथा सममित संबंध हो लेकिन संक्रामक ना हो। तो R में आप क्या क्या लेंगे देखना बेटा, R में आप ले लो 1 1, R में आप ले लो 2 2, 3 3। ये तीनों लेने से तो ये सममित हो गया है ना। अब आप ले लो भाई 1 2 और 2 1, इससे ये सममित हो गया। एक चीज और ले लो आप 2 3 ले लो, 2 3 ले लो, 2 3 ले लो और यहां पर 3 2 भी ले लो बेटा, 3 2 भी ले लो। देखो 1 2 लिया 2 1 लिया मतलब सममित है, 2 3 मिला 3 2 मिला तब भी सममित है। एक चीज और ले लो भाई 1 3 ले लो और 3 1 ले लो, ले सकते हैं बिल्कुल ले सकते हैं। अब इनमें से आपको देखो स्वतुल्य सममित तो स्पष्ट दिख गया, संक्रामक आपको चेक करना पड़ेगा। तो स्वतुल्य तो देखो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट में, स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए आप कुछ नहीं करना, डायरेक्ट लिखना, कंडीशन चाहे तो लिख देना नहीं तो मत लिखना। 1 1 2 2 और 3 3 ये सारे ही जो हैं आर को फॉलो कर रहे हैं। फॉर ऑल 1 2 3 ये ए के अवयव हैं। तो आप लिख सकते हैं आर स्वतुल्य है। आर क्या है बच्चों? स्वतुल्य है। ठीक, दूसरा आप देखें सममित। देखना बेटा सममित के लिए आप 1 1 2 2 3 3 इनमें तो चेक करना ही नहीं है, आपको चेक करना 1 का संबंध 2 से, 2 का 1 1 2 मिल रहा है, 2 1 मिल रहा है क्या? बिल्कुल मिल रहा है। 2 3 मिला, 3 2 मिला, बिल्कुल मिल गया। 1 3 मिला, 3 1 मिला, मिल गया। तो ये आपका सममित है। तो आप लिखेंगे कि भाई 1 2 2 1 बिलोंग्स टू आर। फिर आप लिखेंगे 2 3 3 2 बिलोंग्स टू आर एंड 1 3 3 1 बिलोंग्स टू आर। अतः आर सममित है, अतः आर सममित है। ठीक है, अब सुनिए तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, संक्रामक नहीं है, ये हमको बताना है। कैसे नहीं है देखना बेटा। अब संक्रामक संबंध के लिए आपको देखना है आर। आर में आप देखिएगा, आर में 1 1 2 2 3 3 यहां तक तो संक्रामक चेक करने की आवश्यकता नहीं है। 1 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 1 से है, तो 1 का 1 से कनेक्शन होना चाहिए, यहां पर दिया गया है। फिर देखो 2 का संबंध 1 से है, 1 का संबंध किसी और से क्या? 1 का संबंध 3 से है, इसके लिए 2 का संबंध 3 से होना चाहिए, यहां पर दिया है। 2 का संबंध 3 से है, 3 का कनेक्शन 2 से है, तो 2 का कनेक्शन 2 से होना चाहिए जो कि यहां पर दिया है, मतलब संक्रामक यहां तक कभी मिल रहा है। अब देखना 2 का संबंध 3 से है, 3 का किसी और से भी है क्या? देखो 3 का 2 से है, इसमें तो मिल गया संक्रामक, लेकिन 3 का यहां पर 1 से भी है। ध्यान देना बेटा 2 का संबंध 3 से है, 3 का संबंध 1 से है, इसके हिसाब से 2 का संबंध 1 से होना चाहिए, यानी 2 1 संबंध आर में आपको दिखना चाहिए। कहीं दिख रहा है क्या? देखो जरा चश्मा लगा के, कहीं भी नहीं है, मतलब ये संक्रामक नहीं है, ये संक्रामक नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे कि भाई हम लिखेंगे बेटा 2 3 belongs to R, 3 1 belongs to R, but 2 1 does not belongs to R, अतः R संक्रामक नहीं है, अतः R संक्रामक नहीं है। ठीक है, हमें केवल एग्जाम्पल इसमें लिखना था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर कंडीशन नहीं लिखी ताकि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। आप चाहें तो कंडीशन लिखना लिख सकते हैं, मैंने आपको सिखा दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 आप खुद से कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि देखिए स्वतुल्य संक्रामक हो किंतु सममित ना हो, ऐसा हम क्वेश्चन नंबर 4 में देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें आर स्वतुल्य संक्रामक हो किंतु सममित ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप देख लेना, पार्ट नंबर 4 या 5 की वीडियोस में आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में आपका वीडियो भी आपको मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आप चाहे तो यहां से भी लिख सकते हैं, मैं यहां से कलर चेंज करके दिखा देता हूं। देखो आप इसको इतना भी लिख सकते हैं, आर में आर बराबर ए कोमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल बी द्वारा परिभाषित संबंध आर, ये इतना लिख देंगे तो भी आपका ये संबंध स्वतुल्य संक्रामक होगा लेकिन सममित नहीं होगा। ठीक है, और पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसकी वीडियो देख लेना, आपको वहां से इसका आंसर मिल जाएगा।
लास्ट क्वेश्चन, सममित संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य ना हो। क्या बोल रहा है बेटा? सममित संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य ना हो। देखना बेटा, कहां गया भाई, क्वेश्चन नंबर 5, सममित संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य ना हो। देखिए, ए बराबर एक समुच्चय ले लो, 1 2 3, खत्म। आर बराबर ले लो बेटा, आर में ऐसे अवयव ले लो जो सममित हो संक्रामक हो लेकिन स्वतुल्य ना हो। तो सममित के लिए आप ले लें बेटा 1 1 ले लें, 2 2 भी ले लें, 3 3 मत लो, नहीं तो फिर वो स्वतुल्य हो जाएगा, जबकि हमें स्वतुल्य नहीं चाहिए। 1 1 ले लिया, 2 2 ले लिया, अब हमने ले लिया 1 2 एंड 2 1 ले लिया, बस काफी है। ठीक है, हो गया काम। देखना भाई, स्वतुल्य, स्वतुल्य के लिए सीधा लिखना बेटा 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल 3 बिलोंग्स टू ए। देखो 3 जो है ए में दिया गया है लेकिन 3 आर में नहीं है, मतलब ये स्वतुल्य नहीं है। 1 1 2 2 तो मिल गया लेकिन 3 3 भी होना चाहिए। ठीक है, 3 3 नहीं है तो स्वतुल्य नहीं है, तो आर स्वतुल्य नहीं है। ठीक, दूसरा देखें, संक्रामक, सॉरी सम्मित। सम्मित के लिए आप देखें कि भाई 1 का संबंध 2 से है, आर में है, 2 1 ये भी आर में है, मतलब आर सम्मित है, आर सम्मित है। ठीक, तीसरा देखो संक्रामक। संक्रामक आपसे क्या बोल रहा है? संक्रामक कहता है कि भाई देखना 1 का संबंध 2 से आर में है, फिर 2 का संबंध 1 से, 2 का संबंध 1 से ये भी आर में है, तो फिर इसके हिसाब से 2 2 छोड़ के 1 1 होना चाहिए आर में, 1 1 आर में होना चाहिए, जो कि यहां पर दिया गया है। अतः आर संक्रामक है, अतः आर संक्रामक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्न क्रमांक 10 का यहाँ पर कंप्लीट होता है। चलिए, प्रश्न क्रमांक 10 तक हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए। इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर का। तो 11 नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में आर पी क्यू, आर एक संबंध है जिसमें 2 बिंदु हैं पी और क्यू, बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी के समान है। ठीक है भाई, द्वारा प्रदत्त संबंध एक संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। पुनः सिद्ध कीजिए कि P इज नॉट इक्वल टू 0 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। अब जरा ध्यान से सीखिए, पहले तो हमें इतना सिद्ध करना है कि ये जो क्वेश्चन है यहां तक ये तुल्यता है, उसके बाद हम आगे की कहानी देखेंगे। तो देखना भाई, आपको जो समुच्चय दिया है, समुच्चय क्या है? किसी समतल में स्थित समस्त बिंदुओं का समुच्चय यहां पर दिया गया है और उन बिंदुओं में से किन्हीं 2 बिंदुओं को कनेक्टेड किया गया है। किस हिसाब से? कि उनकी मूल बिंदु से दूरी आपस में बराबर है, तो वो बिंदु आपस में संबंधित कहलाएंगे। संबंध की ये कंडीशन दी गई है। तो यहां पर जो ए है यानी समुच्चय है, वो तो क्या हो गया? समतल में स्थित, समतल में स्थित समस्त बिंदुओं का समुच्चय, समस्त बिंदुओं का समुच्चय। ये तो आपका समुच्चय ए हो गया और यहां पर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे क्योंकि इसको हम थ्योरी के रूप में लिख रहे हैं। अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म या रोस्टर रूप में लिखते तो इसमें ब्रैकेट लगाना होता। अब आर जो है, आर को समझो। आर आपको ये बोल रहा है कि इसमें 2 अवयव हैं, 2 बिंदु हैं पी और क्यू। P व Q 2 बिंदु आपको दिए गए हैं जो कि इस प्रकार है कि P की मूल बिंदु से दूरी बराबर है Q की मूल बिंदु से दूरी। तो आप लिखेंगे P की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी बराबर है, मैं थोड़ा अलग तरीके से लिख देता हूं, बराबर है Q की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी। अब जरा समझिए इसको, हमने एक अक्ष बना लिया, ये हमारा एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष,
और ये हमारा हो गया मूल बिंदु जिसको O नाम दे दिया। इसके निर्देशांक होते हैं 0,0। अब इस समतल में कहीं भी दो बिंदु स्थित हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बिंदु हो गया P और यहाँ पर बिंदु हो गया Q। इस बिंदु P की O से जो दूरी है, O से जितनी दूरी है, चलो इसकी रुको एक मिनट, सीधी लाइन नहीं बन रही है तो पहले मैं लाइन बनाता हूँ। एक काम करते हैं, एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं और एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं। ये बिंदु Q P हो गया और ये Q हो गया। देखो O बिंदु से P की दूरी OP हो गई, O बिंदु से Q की दूरी OQ हो गई, यानी OP और OQ आपस में बराबर है, तभी P और Q आपस में संबंधित कहे जाएंगे। कब? जब OP बराबर OQ हो तब P और Q आपस में कनेक्टेड कहे जाएंगे दिए गए रिलेशन के हिसाब से। ठीक, ये कहा गया है। तो हम देखते हैं भाई स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य में देखना आप, हम देखते हैं कि A, A belongs to R for all A belongs to A। अब यहाँ पे देखना कोई बिंदु मूल बिंदु से स्वयं की दूरी के बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल P और P, देखना यहाँ पर P, Q, इन दोनों की मूल बिंदु से दूरी 5 है। इसकी दूरी मान लीजिए कि 5 है या 6 मान ले, 7 मान ले, कुछ भी मान सकते हैं। इसकी भी 5 है, इसकी भी 5 है। अब OP की दूरी कितनी है? 5। OQ की दूरी भी कितनी है? 5। तो आप यहाँ P और यहाँ भी P लिख देंगे तो OP और OP आ जाएगा, यानी ये भी 5 है और ये भी 5 है। और यहाँ पर देखो Q लिखेंगे तब भी OQ की दूरी 5 आएगी और OP की दूरी कितनी आएगी? 5। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि भाई P, P belongs to R for all P belongs to A। अतः R स्वतुल्य है, अतः R स्वतुल्य है। ठीक है भाई, स्वतुल्य तो हो गया। अब देखो सममित में आपसे पूछता है कि यदि A, V R में है फॉर ऑल, A, V R में है तो आपको देखना पड़ेगा B, A भी R में है क्या? फॉर ऑल A, V सेट A में होने चाहिए। ठीक भाई, अब सुनना बेटा, हम देखेंगे कि भाई देखो P, Q ये तो R को बिलोंग कर रहे हैं। ये R को बिलोंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि P की मूल बिंदु से दूरी और Q की मूल बिंदु से दूरी बराबर है, इसलिए ये R को बिलोंग कर रहे हैं, है ना। और हम लिखेंगे Q, P ये भी R को बिलोंग करेंगे, ये भी क्या करेंगे? R को बिलोंग करेंगे, क्योंकि देखो Q की मूल बिंदु से दूरी उतनी ही है जितनी की P की मूल बिंदु से दूरी है, तो ये भी R को बिलोंग कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे अतः R सममित है, R सममित है। बात समझे बच्चों? ठीक है, अब संक्रामक देख लो भाई। संक्रामक, हाँ संक्रामक में आपको एक और बिंदु की जरूरत पड़ेगी भाई। संक्रामक में एक और बिंदु की जरूरत पड़ेगी क्योंकि 3 बिंदु लिए जाते हैं। तो यहां पर पहले हम कंडीशन लिखेंगे कि भाई यदि ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी सी बिलोंग्स टू आर तो ए सी भी आर में होना चाहिए फॉर ऑल ए बी सी ये समुच्चय ए में होने चाहिए। बात समझे? अब सुनो, देखना अगर हमने एक और बिंदु यहां पर ले लिया पी क्यू ए बी सी, सी ले लो, कुछ भी ले सकते हैं आप, सी ले लिया हमने, और इस सी बिंदु की भी दूरी कितनी है? ओ से 5 है। तो देखो पी क्यू की दूरी क्यू सी के बराबर है। यहां पर समझना, हमने देखा कि भाई पी ओ या ओपी, देखना बेटा ओपी की दूरी 5, ओ क्यू की दूरी भी 5 और ओ सी की दूरी भी कितनी है? 5। तो इसके हिसाब से पी और क्यू कनेक्टेड हो गए क्योंकि दूरियां बराबर हैं। इन दोनों के हिसाब से क्यू और सी कनेक्टेड हो गए, तो इसके हिसाब से पी और सी भी कनेक्टेड होंगे ना भाई, क्योंकि पी और सी भी कनेक्टेड इसलिए होंगे क्योंकि सी की मूल बिंदु से दूरी 5 है और पी की भी मूल बिंदु से दूरी कितनी है? 5 है। ठीक है, बात समझे? तो हम लिखेंगे कि भाई पी क्यू ये संबंध आर में है, फिर क्यू कोमा सी ये भी संबंध आर में है, तथा P, C ये भी संबंध R में है, अतः R संक्रामक है, अतः R संक्रामक है।
ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। लेकिन अभी इसका एक और पार्ट बचा हुआ है, उसको देखते हैं। इसने कहा पुनः सिद्ध कीजिए, पुनः सिद्ध कीजिए कि P इज नॉट इक्वल टू 0, यानी P बिंदु जो है वो मूल बिंदु पर नहीं है। P से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र जो है वो मूल बिंदु है। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। आपसे कह रहा है कि भाई किसी समतल में एक बिंदु P है और जो बिंदु P है वो मूल बिंदु नहीं है, तो हमने मूल बिंदु यहां ले लिया जिसका नाम है O। अब O की मूल बिंदु से दूरी हमने कुछ भी 5 मान लो, 6 मान लो, 7 मान लो, जो भी आप चाहें वो मान सकते हैं। अब वो ये बोला कि इस समतल में ऐसे अनंत बिंदु हैं, तो ऐसे बिंदु जो कि P से संबंधित हैं। अब P से संबंधित बिंदु कौन होंगे? P से संबंधित बिंदु वो होंगे जिनकी मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी बच्चों? 6 होगी, या उतनी ही होगी जितनी की P की दूरी है। P की दूरी हमने 6 मानी, तो मान लीजिए एक बिंदु यहां पर है जिसकी मूल बिंदु से दूरी कितनी है? 6 है। एक बिंदु यहां पर है, ये भी मूल बिंदु से बिल्कुल बराबर दूरी पर है। एक बिंदु यहां पर है, ये भी मूल बिंदु से बिल्कुल बराबर दूरी पर है ना। यहां पर बिंदु ए मान लिया, यहां पर बिंदु ए मान लिया, यहां पर स्मॉल बी ले लिया, यहां पर स्मॉल सी, कुछ भी आप लिख सकते हैं। एक बिंदु यहां पर भी है, इसकी भी 6 दूरी है, इसको हमने डी मान लिया। एक यहां पर भी है, इसको हमने ई मान लिया, इसकी भी 6। तो ऐसे सारे बिंदु जिनकी मूल बिंदु से दूरी उतनी ही है जितनी की पी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी है, इन सबसे होकर अगर हम एक वृत्त खींचेंगे तो वो क्या होगा? वो एक वृत्त बनेगा। इन सबसे होकर एक अगर हम वक्राकार पथ बनाएंगे तो वो अपने आप में एक क्या बनेगा? वृत्त बनेगा। इस प्रकार से, अभी ये हाथ से बना हुआ है इसलिए सही नहीं बन रहा है, लेकिन वो अपने आप में क्या बनेगा? वृत्त। अब इसको आप लिखेंगे कैसे? देखना, आप लिखेंगे किसी समतल में, किसी समतल में, समतल में स्थित वे बिंदु P से संबंधित होंगे जिनकी मूल बिंदु से दूरी उतनी ही है जितनी P की मूल बिंदु से दूरी है, जितनी की P की मूल बिंदु से है। ठीक है, वो सारे P से कनेक्टेड होंगे। अब आप एक बात जानते हैं कि भाई किसी निश्चित बिंदु से संबंधित वे बिंदु जो मूल बिंदु से समान दूरी पर स्थित हैं, या किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं का जो समुच्चय होता है वो अपने आप में एक वृत्त कहलाता है। मैं लिख देता हूं, यहां पर हम लिखेंगे किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय, स्थित बिंदुओं का समुच्चय वृत्त कहलाता है, वृत्त कहलाता है। अतः हम लिख सकते हैं, अतः P से संबंधित समस्त बिंदुओं से बने वृत्त का केंद्र मूल बिंदु है। अब इस चीज को समझो भाई, हमने क्या लिखा? किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं से जो समुच्चय बनता है वो वृत्त कहलाता है। देखो भाई, एक निश्चित बिंदु हमने क्या लिया? मूल बिंदु, एक निश्चित बिंदु मान लिया। इससे समान दूरी पर B है, P है, A है, C है, D है और E है। सारे बिंदु समान दूरी पर है, तो इनसे मिलकर जो समुच्चय बनेगा वो एक वृत्त कहलाएगा, या इनसे होकर जो परिक्रमा मार्ग बनेगा वो क्या कहलाएगा? वृत्त। ऐसे ही P से संबंधित समस्त बिंदु जो हैं उनको अगर हम मिला देंगे आपस में तो वो क्या बनाएंगे? एक वृत्त बनाएंगे, और उनका जो केंद्र होगा वो क्या होगा? मूल बिंदु होगा। यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ चुका होगा। कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब देखते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछ रहा है, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में R बराबर T1 T2 दो त्रिभुज हैं और T1 T2 के समरूप है। ठीक है भाई, द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। एक क्वेश्चन तो यहां तक खत्म होता है। इसमें एक और दिया है कि भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2, भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1, T2 और T3 में कौन से दो त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं? तो पहले तो हम तुल्यता सिद्ध करेंगे, उसके बाद हम इन तीनों क्वेश्चन को देखेंगे, इन तीनों त्रिभुजों वाले क्वेश्चन को देखेंगे कि कौन कौन से दो त्रिभुज आपस में संबंधित हैं। ठीक है, देखना बेटा, सबसे पहली बात यहां पर है, सबसे पहली बात आपको ए दिया है भाई। ए मतलब होता है समस्त त्रिभुजों का समुच्चय। जो समुच्चय आपको दिया गया है वो क्या है? समस्त त्रिभुज। अब जितने भी प्रकार के त्रिभुज आप जानते हैं, समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु, समरूप, जितने भी है ना, समरूप या फिर हम जिनको बोलते हैं सर्वांग सम, ठीक है, सारे त्रिभुज, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय जो है आपको दिया गया है, समुच्चय। लेकिन आर आपको जो दिया है उसमें इनने दो त्रिभुज लिए हैं, एक T1 और दूसरा लिया है T2, और ये दोनों त्रिभुज इस प्रकार से लिए हैं, इस प्रकार से हैं कि भाई T1 और T2 में रिलेशन क्या है? T1, T2 समरूप हैं, ये संबंध है भाई। यानी त्रिभुजों के समुच्चय में से आप केवल ऐसे दो त्रिभुज ले सकते हैं या ऐसे दो त्रिभुजों का जोड़ा ले सकते हैं संबंध के अंदर जो आपस में समरूप हैं। ठीक, अब देखो भाई स्वतुल्य, अब देखना बेटा, दो त्रिभुज आपने लिए, दोनों त्रिभुज लिए और दोनों त्रिभुज कैसे हैं भाई? समरूप हैं। समरूप हैं तो देखना, कोई भी त्रिभुज स्वयं के समरूप होता ही है, कोई भी त्रिभुज स्वयं के समरूप होता ही है। जैसे मैं हूं तो मैं अपने समरूप रहूंगा, ठीक है, तो कोई भी त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है। पहले लिखेंगे कंडीशन A, बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे T1, T1 बिलोंग्स टू R फॉर ऑल T1 बिलोंग्स टू A। T1 T1 के समरूप है, ठीक है, ये R को फॉलो कर रहा है, अतः R स्वतुल्य है, अतः R स्वतुल्य है। ठीक है भाई, अब देखना सममित, सममित आपसे कहेगा कि यदि A, B R में है तो B, A R में देखो फॉर ऑल A और B दोनों ही A समुच्चय में होने चाहिए। अब देखना बेटा, T1 त्रिभुज T2 के समरूप है, T1 और T2 आपस में समरूप है, संबंध R में दिए गए हैं। दूसरी तरफ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि T2 समरूप है T1 के, सही बात है। एक त्रिभुज है जिसका नाम है T1, एक त्रिभुज है जिसका नाम है T2, ये दोनों समरूप हैं, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई T2 समरूप है T1, चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, बात तो एक ही है, ठीक है, तो ये दोनों समरूप हैं। अब यहां पर देखिएगा, आप लिखेंगे T1 T2 बिलोंग्स टू R तथा T2 T1 बिलोंग्स टू R फॉर ऑल T1 T2 बिलोंग्स टू A, अतः R सममित है, अतः R सममित है। ठीक है, सममित हो गया। अब हम देखेंगे संक्रामक। संक्रामक के लिए अगले पेज पे आ जाओ भाई, इसमें तीन त्रिभुज ले लेंगे। संक्रामक, संक्रामक के लिए तीन त्रिभुज ले लो। पहले तो आप कंडीशन लिख दो कि भाई यदि ए बी बिलोंग्स टू आर तथा V, C बिलोंग्स टू R, तो A, C बिलोंग्स टू R होना चाहिए, साथ ही साथ A, B, C समुच्चय A में होने चाहिए। तीन त्रिभुज लेते हैं हम, देखना बेटा, T1, T2 दोनों आपस में समरूप हैं, बिलोंग्स टू R। दूसरा हमने लिया T2, T3, ये भी आपस में क्या हैं?
समरूप हैं, इसलिए T1, T3 भी आपस में समरूप होंगे। इसको ऐसे समझो, ये हो गया T1, ये हो गया T2 और ये हो गया T3। जब ये दोनों समरूप हैं, ये दोनों समरूप हैं, तो ये लास्ट वाले भी क्या होंगे, समरूप ही होंगे ना भाई। ये और दो एक से दिख रहे हैं, ये दोनों भी एक से दिख रहे हैं, तो ये दोनों भी एक से ही दिखेंगे। बात समझे? तो हम लिखेंगे अतः R संक्रामक है। चाहे तो आप पूरी कंडीशन लिख दो, नहीं आप भी लिख सकते हैं, चलेगा, ठीक है। अतः R संक्रामक है। अब तीनों ही संबंध हैं, तो ये R क्या होगा, तुल्यता होगा, क्योंकि तीनों हैं। तो हम लिखेंगे चूंकि R स्वतुल्य सम्मित तथा संक्रामक है, तथा संक्रामक है, इसलिए R तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अब इसका एक और पार्ट है, उसको और हम देखते हैं। एक और पार्ट में आपको 3 भुजाएं दी गई हैं, यानी 3 त्रिभुजों की भुजाएं दी गई हैं, 3, 4, 5, 5, 12, 13 और 6, 8, 10। तो इसके लिए हम फिर से अगले पेज पर चलेंगे। देखना बेटा, 3 त्रिभुज हम बना लेते हैं। यहाँ पर नंबर 1 त्रिभुज है, ठीक है। नंबर 2 त्रिभुज ले लिया, समकोण है, तो थोड़ा सा हम इनको समकोण जैसा ही बना लेते हैं। 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए भाई, ये हो गया। दूसरा यहाँ पर ले लेते हैं भाई, और तीसरा यहाँ पर। थोड़ा हाथ से अच्छा नहीं बन रहा, बट आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। इसका नाम हो गया भाई T1, इसका नाम हो गया T2 और इसका नाम हो गया T3। इसकी जो भुजाएं हैं 3, 4, 5 हैं, तो हम ऐसा लिख लेते हैं 3, 4, 5। इसकी जो भुजाएं हैं 5, 12, 13 है। एंड एक की और भुजाएं क्या थी, देखिएगा 6, 8, 10। इसकी भुजाएं ले लेते हैं हम 6, 8, 10। अब ये बोल रहा है आपसे कि T1, T2 और T3 में कौन से दो परस्पर संबंधित हैं। संबंधित होने की परिभाषा क्या थी कि भाई T1 और T2 समरूप होना चाहिए। अब इन दोनों में देखो क्या ये समरूप हैं। समरूप कैसे पता चलता है, यदि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। यदि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो ये समरूप होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो देखना भाई, इन दोनों की संगत भुजाएं चेक कर लो। इन दोनों की संगत भुजाएं कितनी आ रही हैं, 5/13। फिर देखना 4/12, 4/12, और यहाँ तीसरी थी 3, और यहाँ कितनी है 5, 3/5। नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, बराबर नहीं आ रहा है। इन दोनों को देखो भाई, 13/10, फिर 12/8, फिर 5/6। नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, अनुपात संगत भुजाओं का बराबर नहीं आ रहा। तो भाई पहला दूसरे में कोई कनेक्शन नहीं है, दूसरे तीसरे में कनेक्शन नहीं है। अब T1 और T3 को देखो भाई, T1 की पहली भुजा 5, T3 की पहली भुजा 10, फिर इसकी भुजा 4, इसकी भुजा 8, फिर देखना भाई इसकी भुजा 3 और इसकी भुजा 6। सॉल्व करेंगे तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, यानी ये तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर कर रहा है। यानी हम लिख सकते हैं अतः T1 समरूप है T3। T1 व T3 संबंधित होंगे, T1 और T2, और T2 और T3 संबंधित नहीं होंगे। बात समझी बच्चों? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब इसके आपके क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 एंड 16 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, जो कि अगली क्लास में आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ चुके होंगे। अब आपसे रिक्वेस्ट हमारी है कि इन क्वेश्चन का आप लोग रिवीजन जरूर कर लें भाई। रिवीजन नहीं करेंगे तो पूरी पढ़ाई बेकार चली जाएगी, कोई मतलब नहीं रहेगा इतना टाइम देने का। अगर आपने सीरियसली इस क्लास को देखा है, लिया है, तो इसका रिवीजन भी बिल्कुल सीरियस होकर करें, फिर आपको कोई भी दिक्कत संबंध एवं फलन चैप्टर में नहीं आएगी। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, जय हिंद।